जी अभी तक जो पढ़ा उसमें मसले मसाइल, टेस्ट देना था, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ। ये टेस्ट किस दिन होता है? अच्छा अभी रखो 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 रखो, करते हैं कुछ। अभी तक जो पढ़ा उसमें मसले मसाइल बताएं, जल्दी करें। कल कौन लोग क्लास में नहीं थे? इस रूटीन को आप लोगों ने मेंटेन रखना है, पेपर फेल करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी है। कोई रीज़न होनी चाहिए ना पेपर फेल करने की, ऐसे ही फेल हो जाए तो फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, तो कोशिश करनी है इस रूटीन को हमने मेंटेन रखना है, ताकि बाद में पता तो चले ना फेल हुआ क्यों है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता पेपर फेल हुआ क्यों है। पेपर फेल होता है या आप करते हो? पास जब होता है तो क्या करते हो? पेपर पास किया, ये कहते हो ना, मैंने पेपर पास कर लिया। तो फेल भी होता नहीं, आप फेल करते हो। पास कैसे करते हो? स्टडी को टाइम दे के, बाकी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, स्टडी को टाइम दे के, मीन पढ़ के पास करते हो। तो फेल कैसे करते हो? वो जो स्टडी वाला टाइम था वो कहीं और देते हो। तो वो जो टाइम कहीं और दे रहे हो उसे आप क्या कर रहे हो? फेल कर रहे हो। फेल होता नहीं है, पेपर किया जाता है। उसके पीछे एक जो सीए स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी रीज़न है वो है रेगुलर बेसिस पे स्टडी ना करना, क्लास से ना लेना, या क्लास ले के उसको उसी दिन जाके टॉपिक को कवर ना करना। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसी दिन जाके करोगे तो दिमाग के अंदर अच्छे बैठेंगे, वेरी नेक्स्ट डे कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है। कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है तो शायद कवर तो हो जाता है, लेकिन उतना अच्छा दिमाग में नहीं बैठता जितना अच्छा एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके दिमाग में बैठा हुआ है, लिहाजा आओ ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। तो सीए औखा काम नहीं है, सिर्फ 1 साल औखा है, सिर्फ 1 साल सीए औखा है। 1 साल में कैफ के 6 पर्चे अगर पास हो गए तो सीए कुछ भी नहीं है। हर उस बंदे के लिए सीए औखा है जिसने 1 साल में 6 पर्चे पास नहीं किए। सिर्फ 1 साल की गेम है। 1 साल में आपने क्या करना है? स्टडी को प्रायोरिटी बना के 6 पर्चे पास करने हैं। वो हो गए तो बाकी 3 अगले सेमेस्टर में हो ही जाने हैं। क्यों? आपके अंदर अच्छे जरासीम आ गए हैं, आपके अंदर एक मोटिवेशन आ गई है कि 6 हो गए हैं, तब अटैम्प्ट एक्स्ट्रा और नहीं लगनी चाहिए, लिहाजा अगली अटैम्प्ट में कैफ क्वालिफाई हो गया। जब 1 साल में 6 पर्चे नहीं हुए तो फिर आपके अंदर ऐसे गंदे जरासीम आए कि उनकी वैक्सीन दुनिया में अभी तक ईजाद ही नहीं हुई, वो फिर नहीं जाते। फिर कितनी अटैम्प्ट्स में कैफ होता है, यू नेवर नो। फिर सीए कहाँ पे लटकता है नहीं पता। सिर्फ 1 साल होता है। 1 साल आपने बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के, अपनी मैं मार के स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है। दुनिया को छोड़ के स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है। और ये जो चीज़ें 1 साल आप स्टडी के लिए सेक्रीफाइस करोगे ना, ये कल को आप डबल ट्रिपल इंजॉय करोगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर उन चीज़ों के पीछे भागोगे, स्टडी को सेक्रीफाइस करोगे, तो कल को वो चीज़ें एक तो डबल ट्रिपल नहीं, सिंगल सिंगल होंगी, और फिर अच्छी भी नहीं लगेंगी। क्यों? आपकी औकात नहीं होगी। आपकी औकात क्या रहेगी जब तक सीए नहीं होता? यू आर जस्ट एन इंटरमीडिएट, यू आर जस्ट एन इंटरमीडिएट। जो सीए में नहीं आए थे आपके क्लास फेलो पुराने, वो शायद मास्टर भी कर चुके होंगे, और आप क्या होगे? जस्ट एन इंटरमीडिएट। इसलिए कोशिश करें, पीछे जो हुआ सो हो गया, अब से ऑनवर्ड अगर हम इंसान बन जाएं, सिर्फ 1 साल स्टडी को प्रायोरिटाइज कर लें, 6 पर्चे पास कर लें, तो बिलीव मी उसके बाद सीए कुछ भी नहीं है, सीए फाइनल कुछ भी नहीं है। क्यों? आधे सिलेबस तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़े होते हैं। एक बीएफडी वहाँ पे नया पेपर था जो नहीं पढ़ा होता, आप वो भी पढ़ के जा रहे हो। बाकी आधा वहाँ पे और पढ़ना है, और वो पढ़ा जाता है। अच्छी फर्म में एंट्री होगी तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ लोगे, सीए हो जाएगा। औखा क्या है? ये 1 साल कैफ का जिसमें 6 पर्चे पास करने थे, ये अगर कर लिए तो सीए हो गया, नहीं किया तो नहीं हुआ। तभी भी टाइम है। इस अटेम्प्ट में अभी भी 3 पेपर पास किए जा सकते हैं, अभी भी 3 पेपर पास किए जा सकते हैं। लेकिन अगर 1 आध वीक और आपने इग्नोर किया
तो फिर मैं कहूँगा 2 पेपर पास किए जा सकते हैं। हाँ, अगर 2 वीक और इग्नोर कर दिए फिर शायद 1 पेपर पास किया जा सकता है, और अगर आपने दिसंबर गुजार दिया तो फिर आपके लिए 1 पेपर पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को समझाओ, आप कर रहे हो CA नॉट BA। ये इतना आसान काम नहीं है कि बाकी सब कुछ भी चलता रहे और CA भी हो जाए। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है आजकल के दौर में। कल 2 क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने वैक में पढ़ा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें क्यों चाहिए? बुक वैल्यू से गुजारा क्यों नहीं हो सकता? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें क्यों चाहिए? बुक वैल्यू पे गुजारा क्यों नहीं हो सकता? क्यों इतने पंगे में पड़ना है? क्यों? हमने कैलकुलेट करना है वैक। किस लिए? देखने के लिए कि हम जहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आगे किसी प्रोजेक्ट में, वहां से हमें कितना कमाना है अपने शेयर होल्डर और डेट होल्डर को खुश रखने के लिए। यही मकसद है वैक कैलकुलेट करने का। मीन कंपनी को अपना रिक्वायर्ड रिटर्न, कंपनी को अपना रिक्वायर्ड रिटर्न देखना है तो कैसे देखेगी? वैक के अकॉर्डिंगली। और अगर आप बुक वैल्यू यूज करोगे, मार्केट वैल्यू यूज नहीं करोगे, तो फिर जो वैक निकलेगा वो अप टू डेट अकॉर्डिंग टू मार्केट नहीं निकलेगा। पुराने इन्वेस्टर को तो शायद उससे आप खुश कर लोगे, लेकिन जो करंट आपके इन्वेस्टर हैं उनको आप खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें वैक के अंदर इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर, ये सारे किस पे लेने हैं? करंट मार्केट वैल्यू पे लेने हैं। फिर आपका लेटेस्ट वैक आपके पास आएगा जिससे आप करंट इन्वेस्टर, डेट होल्डर को खुश कर पाओगे। इसलिए हमने बुक वैल्यू नहीं क्या यूज करना है? मार्केट वैल्यू। क्यों? बुक वैल्यू क्या होती है? जब आपने शेयर या डेट इशू किया था तब। लेकिन अब शेयर किसके पास हैं? अब वो आपके बॉन्ड किस इन्वेस्टर के पास हैं, वो क्या रिक्वायर कर रहा है, तो वो आपको कौन बताएगा? मार्केट वैल्यू बताएगी। तो इसलिए हमें वैक में इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर, ये तीनों कंपोनेंट किस पे लेने हैं? मार्केट वैल्यू पे लेने हैं, बुक वैल्यू पे नहीं। क्यों? बुक वैल्यू तो जब हमने इशू किए थे शेयर्स तब की है ना। वो सपोज 10 साल पहले इशू किए थे, तब हमने 10 रुपए पे इशू किए थे। आज हमारे शेयर की प्राइस सपोज 1000 है, क्या कहलाए? 1600 है। तो फिर मार्केट वैल्यू आपको बताएगी ना आज की कि आपको आगे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहां से कितना जनरेट करना है अब के शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? सिंपल मेथड, इशूड शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस कौन सी लेनी है? कम डिव या एक्स डिव? ऑलवेज एक्स डिव। कम डिव हो तो हम उसमें से डिविडेंड माइनस करके करंट का क्या निकालेंगे? एक्स डिव। ठीक हो गया। मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है अगर आपके पास प्राइस टू बुक रेशियो दी गई है क्वेश्चन में, तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू प्राइस टू बुक रेशियो, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। और ये मेथड हमारी आईकैप बुक के अंदर नहीं है, लेकिन हमने पढ़ लिया। ठीक हो गया। मार्केट वैल्यू डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से भी निकाली जा सकती है। अगर कांस्टेंट डिविडेंड है तो फिर मार्केट वैल्यू है इक्वल किसके? डिविडेंड ओवर के। मीन मार्केट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय के क्या है? रेट है जिस पे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अगर तो ईयर्स दिए गए हैं तो उतने ईयर्स पे के रेट के साथ डिस्काउंटिंग कर लो, और अगर ईयर्स नहीं बताए गए तो फिर परपेचुटी के थ्रू क्या निकलेगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय के। ये बात समझ आती है? ये डिविडेंड डिवाइडेड बाय के कहां से निकाला हमने? परपेचुटी के फार्मूला से निकाला। क्यों? मार्केट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स मीन फ्यूचर डिविडेंड्स। ठीक हो गया। अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है, मीन डिविडेंड की ग्रोथ दी गई है, तो फिर हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे? D1 कैसे आता है? D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ये बात समझ आती है? मार्केट वैल्यू अगर आपने रिस्क इनकॉर्पोरेटेड निकालनी है तो उसके लिए आपको के ई फिर कैपम के थ्रू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? सो मार्केट वैल्यू निकालने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, एक्स डिव प्राइस,
book value into price to book ratio, dividend over KE for constant dividend, D1 over KE minus G for constantly growing dividend. इसके अलावा कंपनी की मार्केट वैल्यू इक्विटी निकालने का और कोई मेथड नहीं है। अब दूसरा कंपोनेंट आ गया KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकाल रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? तीन मेथड्स हैं। कांस्टेंट डिविडेंड है तो KE इक्वल टू डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। डिविडेंड पर शेयर लिया है तो मार्केट वैल्यू भी पर शेयर लोगे। डिविडेंड अगर आपने होल कंपनी का लिया है तो फिर आप नीचे मार्केट वैल्यू भी ऑफ इक्विटी लोगे। ये बात समझ आती है? अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो KE कैसे निकलेगा? D1 ओवर मार्केट वैल्यू प्लस G। क्या कहला? D1 ओवर मार्केट वैल्यू प्लस G। D1 क्या है? D इंटू 1 प्लस G। ठीक हो गया? रिस्क इनकॉर्पोरेटेड अगर आपने KE निकालना है तो विलियम शार्पे का मॉडल कैपम RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम क्या कह रहा? तो ये दो कंपोनेंट क्लियर होते हैं, इनमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स तो अगर आप इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। ठीक हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, तो शेयर होल्डर को तो बेनिफिट में शेयर एप्रिसिएशन भी चाहिए होती, सिर्फ डिविडेंड तो नहीं चाहिए होता। तो आप तो सिर्फ डिविडेंड ले रहे हो। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपनी जो भी कमाती है वो एज ए डिविडेंड पे कर देती है, और जब डिविडेंड पे कर देती है तो उस सूरत में शेयर की वैल्यू मेंटेन रहती है। ठीक हो गया? इसलिए हमने फ्यूचर डिविडेंड कह दिया। ये दो कंपोनेंट क्लियर होते हैं, KE और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इनमें मसला नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी ने कह दिया कि पहले 3 साल हम डिविडेंड ग्रोथ इस तरह से होगी, उसके बाद डिविडेंड ग्रोथ ताहयात ये होगी, तो पहले 3 सालों के डिविडेंड लो प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद देखो ताहयात कहाँ से ऑनवर्ड जो है वो डिविडेंड ग्रोथ ये होगी, वहाँ पे आप क्या करो, एक मार्केट डाल लो। और अगर आप ईयर 4 का डिविडेंड यूज़ कर रहे हो तो ये जो मार्केट वैल्यू निकलेगी ये कौन सी ईयर की निकलेगी? ईयर 3 की। अब आपने क्या करना है, जितने ईयर के डिविडेंड आपके पास हैं उनकी डिस्काउंटिंग करो। पहले 3 साल हैं तो KE रेट को अप्लाई करते हुए रेज टू पार 1 ईयर 1 की डिस्काउंटिंग, रेज टू पार 2 ईयर 2 की डिस्काउंटिंग, रेज टू पार 3 ईयर 3 की डिस्काउंटिंग। लेकिन साथ आपके पास क्या है, ईयर 3 की मार्केट वैल्यू भी है, तो इसको ईयर 0 पे लाने के लिए इसकी डिस्काउंटिंग आप करोगे रेज टू पार 3। क्यों? 3 साल पीछे आना है। डिविडेंड आप चौथे साल का यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो मार्केट वैल्यू आपने निकाली है वो ईयर 3 की है, तो इसलिए ईयर 0 पे जाने के लिए इसकी डिस्काउंटिंग 3 सालों पे ही करोगे। ये सारी पीवीज को ऐड कर दो तो आपके पास ईयर 0 की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। उस सूरत में कि अगर कुछ साल तक ये डिविडेंड है और उसके बाद आगे डिविडेंड ताहयात टिल परपेचुटी ये है। और इसके ऊपर भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन हमने कल भी किया, क्वेश्चन 71 था। ठीक हो गया? अब आ गई डेट की बात। डेट 2 तरह के हैं, इरडीमेबल और रिडीमेबल। डिफरेंस क्या है दोनों में? इरडीमेबल में आपने ताहयात हराम खिलाना है, पैसे वापस नहीं करने। रिडीमेबल में आपने हराम भी खिलाना है और पैसे भी लास्ट ईयर रिडम्पशन ईयर में वापस करने हैं। ठीक हो गया? इरडीमेबल की अगर हमने मार्केट वैल्यू निकालनी है, इरडीमेबल की मार्केट वैल्यू निकालनी है तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक? क्या कहला है? तो डेट देने वाले को फ्यूचर बेनिफिट्स क्या मिलना है? कूपन रेट इंटरेस्ट। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ओवर रेट। रेट कौन सा? KD। KD कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, KD कॉस्ट ऑफ डेट है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। KD किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और कंपनी को KD जो है वो टैक्स सेविंग के बाद वाला ही यूज करना है हमेशा। KD कॉस्ट ऑफ डेट किसके लिए है? कंपनी को डेट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। डेट आपने इशू किया 10% पे, तो डेट के साथ आपको टैक्स सेविंग मिलती है, टैक्स रिबेट मिलता है। तो इसलिए ऑलवेज KD जब आपने यूज करना है तो कौन सा यूज करना है? पोस्ट टैक्स यूज करना है।
ये बात समझ आती है? केडी दिया हुआ 10% प्री टैक्स, टैक्स रेट है 30%, तो क्या करो 10% इंटू 70% आपके पास केडी क्या आ गया? पोस्ट टैक्स। जब भी केडी यूज करना है तो आपने ऑलवेज पोस्ट टैक्स यूज करना है। क्वेश्चन में पोस्ट टैक्स गिवन है तो वही यूज करना है। क्यों? आपको जो डेट की अफेक्टिव कॉस्ट पड़ रही है वो 10% नहीं, कितनी पड़ रही है? 7% टैक्स सेविंग के बाद। इसलिए कंपनी ने जब भी केडी है भी किसका? कंपनी का ही है, इन्वेस्टर का नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट इन्वेस्टर को कॉस्ट नहीं है, डेट की कॉस्ट इन्वेस्टर को नहीं, किसको पड़नी है? कंपनी को, जिसने डेट लिया है। ये चीज पहले दिमाग में क्लियर करो कि केडी इन्वेस्टर का नहीं है, केडी कंपनी का है। जब केडी वर्ड यूज होगा कॉस्ट ऑफ डेट, तो ये किसका है? कंपनी का। कि कंपनी ने अफेक्टिवली डेट होल्डर को कितना कमा के देना है, ये केडी। क्या कह रहा है? रेट 10% है लेकिन कंपनी को टैक्स सेविंग भी तो मिल रही है, तो अफेक्टिवली कंपनी ने कितना कमा के देना है? 10% या 7%? 7%। आपको अफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट कितनी पड़ रही है? 7%। क्यों? टैक्स सेविंग के बाद। इसलिए केडी जब भी यूज करना है तो आपने पोस्ट टैक्स यूज करना है, प्री टैक्स नहीं। ठीक हो गया? अब अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ इररिडीमेबल डेट निकाल रहे हैं, कैसे? इंटरेस्ट मीन फ्यूचर बेनिफिट्स जो मिलना है डेट होल्डर को, डिवाइड बाय रेट, और रेट यूज कर रहे हैं केडी कौन सा यूज कर रहे हैं? पोस्ट टैक्स। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करेंगे। अब अगर आप मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न के थ्रू, केडी नहीं, इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न 10%, तो इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न में क्या कोई टैक्स है? नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? इंटरेस्ट डिवाइड बाय इन्वेस्टर रिटर्न करोगे ना। क्या कह रहा है? अब ये आप किसके पॉइंट ऑफ से निकाल रहे हो मार्केट वैल्यू? कंपनी के पॉइंट ऑफ से नहीं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब केडी पोस्ट टैक्स यूज कर रहे हो तो फिर आप मार्केट वैल्यू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हो। क्यों? कॉस्ट ऑफ डेट किसकी यूज की आपने? कंपनी की। पोस्ट टैक्स तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी लोगे। जब आप इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न यूज कर रहे हो तो क्या उसमें टैक्स का इंपैक्ट है? नहीं। दिस मीन आप इन्वेस्टर के पॉइंट से मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो, तो फिर इंटरेस्ट ओवर इन्वेस्टर रिटर्न करोगे, टैक्स तो नहीं ना माइनस करोगे। ये बात समझ आती है? इररिडीमेबल डेट की सूरत में अगर हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है तो इंटरेस्ट ओवर रेट है। रेट अगर केडी लिया है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट ली है, और वो पोस्ट टैक्स ही हमेशा लेना है, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करना है। अगर केडी नहीं है, इन्वेस्टर का रिटर्न आप यूज कर रहे हो, तो इन्वेस्टर रिटर्न पोस्ट टैक्स तो नहीं है ना। क्यों? टैक्स की बेनिफिट किसको मिलना है? कंपनी को, इन्वेस्टर को तो नहीं। तो फिर अगर आप वो 10% पूरा ले रहे हो तो फिर ऊपर क्या टैक्स का इंपैक्ट लोगे? नहीं लोगे। क्यों? अब आप जो मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो किसके पॉइंट से निकाल रहे हो? इन्वेस्टर के पॉइंट से निकाल रहे हो। केडी यूज करते हो किसके पॉइंट से निकाल रहे हो? कंपनी के पॉइंट से निकाल रहे हो। तो कंपनी को टैक्स सेविंग है, इन्वेस्टर को तो नहीं है। ये बात समझ आ गई? कब आपने टैक्स का इंपैक्ट लेना है, कब नहीं लेना? वो एक क्वेश्चन हमने इन्वेस्टर रिटर्न यूज किया था, यहाँ पे टैक्स का इंपैक्ट क्यों नहीं लिया? बंदूकें चल गई थी वहां पे। क्यों? वो इन्वेस्टर के पॉइंट से मार्केट वैल्यू निकाल रहे थे। भाई क्यों? इन्वेस्टर का रिटर्न आप यूज कर रहे हो, कंपनी का रिटर्न नहीं यूज कर रहे। ये क्वेश्चन में देखना आपने, आदर केडी आप यूज कर रहे हो, क्वेश्चन में गिवन होगा, केडी गिवन नहीं है, इन्वेस्टर इतना रिटर्न कमाता है, तो फिर मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट ओवर इन्वेस्टर रिटर्न। ठीक होगी? इररिडीमेबल डेट मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है? अब इररिडीमेबल डेट की सूरत में केडी कैसे निकालना है ना? इररिडीमेबल में IRR नहीं यूज करना, मैं गोली मार दूंगा आपको। केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर मार्केट वैल्यू। अब केडी किसके पॉइंट से निकाल रहे हो सर? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करोगे, फिर ही पोस्ट टैक्स केडी आएगा ना। क्या ख्याल है? केडी किसके पॉइंट से निकालते हो? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंपनी को डेट की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी पड़नी है। तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी ओवर मार्केट वैल्यू 1 डेट। क्यों? आप ऊपर जो इंटरेस्ट ले रहे हो वो भी 100 फेस वैल्यू वाले डेट का कूपन रेट ले रहे हो, तो नीचे मार्केट वैल्यू भी क्या लोगे? पर डेट। कौन सा डेट? 100 फेस वैल्यू वाले की मार्केट वैल्यू, जो क्वेश्चन में गिवन होती है।
कई क्वेश्चन हमने किया, उसने कहा 100 नॉमिनल वैल्यू वाले की इतनी मार्केट वैल्यू। इरडीमेबल डेट ख़त्म कर दूं। अब बात आ गई रिडीमेबल डेट, जिस पे आपने कुछ साल जो है वो इंटरेस्ट मीन कूपन रेट भी देना है, और साथ आपने क्या करना है, आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर्स आपने रिडीम मीन पैसे भी वापस करने। अब इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। वो जो पीछे आपने निकाला ना इंटरेस्ट ओवर केडी, वो भी परपेचुटी से आपने निकाला, क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। वो भी परपेचुटी से प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर बेनिफिट्स ही निकाला। क्यों? टिल इन्फिनिटी ये देना है। तो परपेचुटी का फार्मूला जब अप्लाई करोगे, जहां पे रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जाएगा, वहां पे 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा? केडी। तो इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इंटरेस्ट ओवर केडी बन गया। रिडीमेबल में जितने साल हैं उतने की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ईयर 0 नहीं लेना। 5 साल का डेट है, ईयर 1 2 3 4 5, इंटरेस्ट कूपन रेट 100 फेस वैल्यू ज्यूम करते हुए, ऑलवेज 100 फेस वैल्यू ज्यूम करते हुए। टैक्स सेविंग है तो यूज़ करेंगे। रिडम्पशन देखेंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 100 भी, क्यों? फेस वैल्यू 100 है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इतने प्रीमियम पे तो उतने प्रीमियम पे, नहीं एट डिस्काउंट रिडम्पशन होगी तो डिस्काउंट वाली अमाउंट ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है? केडी पे डिस्काउंटिंग करनी है। रेट क्या है? केडी, जिस पे डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग करके सारी पीवीज ऐड करनी है, तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ 100 फेस वैल्यू वाले डेट की आ जाएगी। रिडीमेबल डेट। समझ आ रही बात? यही बात थी। रिडीमेबल डेट की केडी निकालना है, IRR यूज करेंगे। IRR यूज करने के लिए हमें ईयर 0 में क्या करना है? 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू यूज करनी है। ईयर 1 to 5 क्या करना है? हमें इंटरेस्ट लेना है। लास्ट ईयर में रिडम्पशन लेनी है। हमारे पास कैश फ्लोज नेट आ गए। पहली एनपीवी ऑलवेज हम 10% पे निकालेंगे। देखेंगे वो पॉजिटिव आ गई है तो नेगेटिव करने के लिए हमें नेक्स्ट एनपीवी नेगेटिव करने के लिए डिस्काउंट फैक्टर 15%। 10% पे नेगेटिव आ गई है तो नेक्स्ट पॉजिटिव एनपीवी लेने के लिए हमें डिस्काउंट फैक्टर 5%। 2 एनपीवीज आ गई, 2 डिस्काउंट फैक्टर आ गए, IRR का फार्मूला आ गया, अप्लाई किया, केडी आ गया। ये ऑलवेज पोस्ट टैक्स है। क्यों? आपने टैक्स सेविंग का इम्पैक्ट लेते हुए ये निकाला। टैक्स सेविंग का इम्पैक्ट लेते हुए निकाला ना, तो पोस्ट टैक्स ही है। क्लियर होती है बात? अब आगे कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल डेट, जिसमें ऑप्शन है कि रिडम्पशन के टाइम पे आप कैश वापस ले लो या फिर शेयर ले लो। ये रिडीमेबल होता है, इरिडीमेबल होता है? रिडीमेबल है। क्यों? इस टाइम पे इतने कैश वापस ले लो या शेयर वापस ले लो, मीन पैसे वापस करने हैं। तो रिडीमेबल डेट की तरह ही इसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है। रिडीमेबल डेट की तरह ही इसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। सिर्फ डिफरेंस कहां पे आएगा? रिडम्पशन वैल्यू में। वो रिडम्पशन वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कि कैश इतना होगा, शेयर उस वक्त इतने के होंगे, तो जो हायर वैल्यू होगी वो हमने लेनी है कहां पे? रिडम्पशन में। सिर्फ डिफरेंस क्या है? रिडीमेबल डेट और कन्वर्टिबल डेट में रिडम्पशन वैल्यू का, बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही होनी है। इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। मेरा नहीं ख्याल अब कोई और दिमाग के अंदर एम्बिग्युइटी रहनी चाहिए। अब आगे बात प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लेनी है। कैसे? नंबर ऑफ शेयर कितने आपने इशू किए थे इनटू मार्केट प्राइस क्या है, यही होगा ना? नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए थे इनटू मार्केट प्राइस क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल भी होते हैं, रिडीमेबल भी होते हैं। अगर तो इररिडीमेबल हैं तो लाइक इक्विटी ट्रीट किया जाएगा, और लाइक इक्विटी ट्रीट किया जाएगा तो मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे इक्विटी की निकालते हैं।
शेयर इंटू प्राइस पर शेयर, शेयर इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर। और अगर रिडीमेबल होंगे जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी देना है और साथ आपने इतने टाइम पीरियड के बाद पैसे भी वापस देने हैं, तो ये डेट ट्रीट होगा। कौन सा डेट ट्रीट होगा? रिडीमेबल डेट ट्रीट होगा। इसकी मार्केट वैल्यू कितने सालों में वापस करने हैं, उतने सालों पे आप डिस्काउंटिंग कर लो। ये इंटरेस्ट देना है, टैक्स सेविंग इसके अंदर नहीं होगी। रिडम्पशन कितनी होगी वो ले लो, उसके बाद डिस्काउंटिंग कर लो रेट पे, मार्केट वैल्यू आ गई। केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालनी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की IRR यूज करोगे, टैक्स का इंपैक्ट उसमें नहीं लोगे। क्या कहला? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? डेट है रिडीमेबल। तो मार्केट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना है? इंटरेस्ट देना है रिडीमेबल की फॉर्म में। क्या ख्याल है? उसमें कोई टैक्स का इंपैक्ट है ही नहीं। लास्ट ईयर में रिडम्पशन वैल्यू लो, रेट आपके पास केपी दिया हुआ है, उस पर क्या करो? डिस्काउंटिंग करो, मार्केट वैल्यू आ गई। केपी निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? डेट IRR, टैक्स का इंपैक्ट नहीं लेना प्रेफरेंस शेयर में। इरिडीमेबल है तो इक्विटी, और उसमें क्या है? परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया गया आपको, डिवाइडेड बाय रेट। रेट निकालना है तो क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की, पर प्रेफरेंस शेयर, जो हमने एक क्वेश्चन किया था शायद। अब डेट में समटाइम बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया होता है, डेट है ना वो भी, बैंक ओवरड्राफ्ट तो भी डेट है। क्या कहला है? तो उसका भी क्या करेंगे हम? मार्केट वैल्यू देखेंगे। तो उसकी मार्केट वैल्यू वही होगी या कुछ और होगी? वही होगी। क्यों? बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया या बैंक से लोन लिया है तो आपने उतना ही वापस करना है जितना लिया है, उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी आपने लिया है। ये जो बॉन्ड या डिबेंचर होते हैं इनकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्यों? इन्वेस्टर आगे इसको ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक लोन या ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो बैंक से आपने लिया तो बैंक को उतना ही पे करना है, तो उसकी वो जो बुक वैल्यू दी है वही मार्केट वैल्यू है। क्या ख्याल है? हाँ, रेट उसका भी आपने कौन सा लेना है? पोस्ट टैक्स। क्यों? टैक्स सेविंग मिलती है ना डेट पे। तो इंटरेस्ट अगर उसका 10% है तो आपको इफेक्टिवली कितना पड़ रहा है? अगर 30% टैक्स है तो 7%। क्या ख्याल है? 10% पे आपने बैंक लोन लिया है, कितना लिया है? 1 मिलियन का। तो उसकी मार्केट वैल्यू कब तक, जब तक पे नहीं करते 1 मिलियन ही रहनी है। वो तो बॉन्ड या डिबेंचर ऐसा डेट है जो इन्वेस्टर आगे किसी और को ट्रांसफर कर देता है। तो ट्रांसफर कर देता है तो अब वो नए वाले के लिए मार्केट वैल्यू क्या बनेगी? तो उसमें मार्केट वैल्यू निकालना होती है। बैंक लोन है, डेट में बैंक लोन है या ओवरड्राफ्ट है तो उसकी मार्केट वैल्यू वही होगी जितने का आपने लोन लिया है, मीन वही बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू है। लेकिन रेट उसका आपने ऑलवेज, जितने भी डेट हैं, कौन सा रेट लेना है? पोस्ट टैक्स लेना है। क्यों? डेट पे आपको टैक्स सेविंग मिलती है और टैक्स सेविंग की वजह से आपका अफेक्टिव रेट टैक्स का इफेक्ट निकालने के बाद कम हो जाता है। टैक्स कहां पे यूज करना है? कॉस्ट ऑफ डेट, किसी भी डेट की निकालनी है तो टैक्स का इंपैक्ट आएगा। इरिडीमेबल, रिडीमेबल डेट में टैक्स का इंपैक्ट आएगा अगर आप केडी पोस्ट टैक्स यूज कर रहे हो तो। इक्विटी में कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं है। हाँ, होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स भी टैक्स एडमिसिबल, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, किसी और कंट्रीज के अंदर हैं, लेकिन वो आपके लेवल पे क्वेश्चन आएगा नहीं। सीए फाइनल लेवल पे शायद आ सकता है कि वहाँ पे क्वेश्चन समटाइम किसी और बॉडी का उठाते हैं ये कॉपी, तो अगर उसके अंदर टैक्स एडमिसिबल लिखा हुआ था तो फिर टैक्स एडमिसिबल आप लोगे। लेकिन अब एग्जामिनर भी अच्छे हो गए हैं, अब क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं कॉपी करते वक्त, तो नहीं आएगा। क्यों? पाकिस्तान के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कोई टैक्स रिबेट नहीं है। वह ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। किस चीज़ की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है
या कॉस्ट कैसे निकालनी है, सब कुछ हम सीख चुके हैं। 2 क्वेश्चन कल मैंने आपको दिए थे, एक क्वेश्चन 72 एक 73। क्वेश्चन 72 करना क्या, आपको वैक कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 72 वैक कैलकुलेट करना है। Burs company wishes to calculate its weighted average cost of capital and the following information relating to the company at the current time. Number of ordinary shares 20 million. Book value of 7% convertible debt 29 million convertible debt की book value है, 7% coupon rate है। Book value of 8% बैंक लोन 2 million, बैंक लोन, तो इसकी मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, यही 2 ही रहेगी। क्यों, ये आगे कहीं पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, बैंक को ही वापस करना है। और कितना वापस करना है, जब भी करना है 2 मिलियन ही करना है। क्या ख्याल है, बॉन्ड हैं, डिबेंचर हैं, वो डिबेंचर होल्डर बॉन्ड होल्डर आगे किसी को दे देता है, किसी को दे देता है, तो इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से डिफरेंट होती है। ठीक हो गया, ओके। सो मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 5.5 पर शेयर, दिस मीन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आई। मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड 107.11 पर 100 बॉन्ड, तो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी निकल आई। ना होती तो हम क्या करते, देख लेते, कैलकुलेशन कर लेते, क्या ख्याल है, रिडम्पशन वैल्यू यूज करते, उसमें फिर टाइम पीरियड भी पता होता, उतने सालों पे हम क्या करते, इंटरेस्ट टैक्स का इम्पैक्ट लेके रिडम्पशन वैल्यू देखते कि शेयर की फॉर्म में कितनी बन रही है, कैश की फॉर्म में कितनी बन रही है, डिस्काउंटिंग करके रेट पे, तो हम क्या करते, मार्केट वैल्यू निकालते। लेकिन यहाँ पे उसने निकाल के दे दी, जिंदगी आसान। इक्विटी बीटा ऑफ बर्स कंपनी इज 1.2, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 4.7%, इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज 6.5%, rate of taxation is 30%. Burs company expects a share price to rise in the future at an average rate of 6% per year. What is this? Burs company expects a share price to rise in the future at an average rate of 6% per year. इसका हमारे क्वेश्चन के साथ क्या ताल्लुक है, शेयर प्राइस की ग्रोथ रेट दी गई है, हमें तो डिविडेंड ग्रोथ रेट देखना होती है ना। और वैसे भी केई तो शायद हम निकालने के लिए हमारे पास कैपम का डाटा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वैसे ही निकल आई, तो ये इग्नोरेबल थिंग है। द कन्वर्टिबल डेट कैन बी रिडीम्ड एट पार इन 8 years टाइम, नहीं, इग्नोरेबल डाटा नहीं है ये। आप रिडम्पशन वैल्यू जो है वो कन्वर्टिबल डेट की निकालने के लिए यूज करोगे। क्या ख्याल है, द कन्वर्टिबल डेट कैन बी रिडीम्ड एट पार इन 8 years टाइम, अगर पार पे रिडीम करना है तो 8 सालों में होगा। are converted in 6 years time into 15 shares of Burs company per 100 bond, लेकिन अगर कन्वर्टिबल इंटू शेयर करना है तो फिर 6 सालों में रिडीम होगा। कितने शेयर्स मिलेंगे, 15 मिलेंगे। मार्केट प्राइस पर शेयर आज 5.5 है, 6 सालों बाद कितनी होगी, 6% ग्रोथ रेट दिया गया। क्या कह रहा, क्या करना है आपको, वैक कैलकुलेट करना है, वैक कैलकुलेट करना है। वैक इज इक्वल टू इक्विटी इंटू KE प्लस डेट, आपके पास कन्वर्टिबल डेट है, क्या ख्याल है, सो डेट इंटू KD प्लस बैंक लोन भी है इंटू KD ऑफ लोन। ये क्या है, KD ऑफ क्या, बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट प्लस बैंक लोन इंटू 100। इसमें ये 6 चीज़ें हमें चाहिए क्वेश्चन से, 6 चीज़ें चाहिए। व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, 20 million shares into 5.50 what 110 पूरा, ओके। उसके बाद हमें चाहिए जी KE उसने कह दिया जी RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम RF कितना है,
4.7 4.7 प्लस बीटा कितना है 1.2, रिस्क प्रीमियम कितना है 6.5, व्हाट इज के 12.5%। उसके बाद हमें चाहिए जी मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डेट। डेट कन्वर्टिबल दिया गया है हमारे पास कितना 29 मिलियन का, और उसने कहा कि हर 100 वाले की मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है 107.11 डिवाइडेड बाय 100, तो कितनी आ गई 31.06। इसके अलावा हमें क्या चाहिए जी केडी चाहिए, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है गिवन नो, तो कैसे निकलेगा थ्रू IRR। क्या ख्याल है 6 साल का टाइम पीरियड है, 6 साल का टाइम पीरियड है, 7% कूपन रेट है, 30% टैक्स रेट भी है। क्या ख्याल है, तो क्या किया हमने जी ईयर 0, ईयर 1 to ईयर 6 और ईयर 6। तो उसने कहा अगर पार पे आपने कन्वर्ट करना है शेयर्स में, नहीं तो फिर 8 सालों में होगा, अगर शेयर में कन्वर्ट करना है तो फिर 6 साल। तो हम किसको यूज करेंगे शेयर वाले को, क्यों हमने देखा कि मार्केट वैल्यू उसकी पार वैल्यू से ज्यादा है, तो ज्यादा बेस्ट क्या लग रहा है शेयर में जाना। सो ईयर 0 में आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या मार्केट वैल्यू कितनी 107.11 107.11 नेगेटिव। ईयर 1 to 6 में आपको मिलना है कितना, अगर देखो तो 7 into 70% कितना 4.9 ईयर 1 to 6 में मिलना है। और उसके बाद ईयर 6 में आपको रिडम्पशन मिलनी है। रिडम्पशन सर कैसे निकालोगे, इधर आप जो है वो पार पे जाओगे या फिर 5.5 कितने परसेंट ग्रोथ 6%, 5.5 कितने परसेंट ग्रोथ 6% कितने सालों में 6 सालों में। तो मुझे जरा बता देंगे कितनी रिडम्पशन होगी, कितनी 7.8। शेयर्स कितने आपके पास, शेयर्स कितने हैं 15, मल्टीप्लाई करो क्या वैल्यू आती है 117.03। ये कैसे वैल्यू निकाल दी भाई, 5.5 जो है वो करंट शेयर प्राइस है, इसमें ग्रोथ होगी 6% से कितने सालों में 6 सालों में। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई 7.8 इंटू 15 शेयर्स आपने किया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 117.03। पूरा आता है, चलो जी पूरा ले लेते हैं। ये बात समझ आ गई। IRR निकाल रहे हैं, कन्वर्टिबल डेट है, सिर्फ रिडम्पशन का इशू है और कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या करना है हमने जी NPV निकालनी है, तो PV एट द रेट ऑफ 10% निकालेंगे। तो प्लीज़ मुझे उसकी सिर्फ NPV दे दे -19.77। दिस मीन हमें डिस्काउंट फैक्टर डिक्रीज करना है पॉजिटिव NPV पे जाने के लिए। कितना डिक्रीज करना है PV एट द रेट ऑफ 5%, उसकी भी NPV दे दें 5.04। IRR के फार्मूला में पुट कर देंगे तो आपके पास एक KD आ जाएगा। कितना KD आता है कैलकुलेट किया अगर किसी ने 6.02%। क्या ख्याल है, और क्या चाहिए सर हमें वैक में, हमें बैंक लोन चाहिए। मार्केट वैल्यू क्या है 2 मिलियन ही है, 2 मिलियन ही है। क्या ख्याल है, और हमें क्या चाहिए सर कॉस्ट ऑफ लोन चाहिए। वो कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ लोन कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ लोन कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ लोन कैसे निकालोगे। क्या गिवन है
8% बैंक लोन, तो ये 8% कूपन रेट नहीं है। कूपन रेट तो किस पे होगा, बॉन्ड पे या डिबेंचर पे होगा ना। क्या ख्याल है? 8% बैंक लोन मीन बैंक ने आपको लोन दिया 8% पे, या आपने बैंक को लोन इशू किया 8% पे? बैंक ने लोन दिया 8% पे। क्या कहला है? वो बॉन्ड या डिबेंचर के साथ पहले रेट इशू दिया हुआ, दिस मीन आपने बॉन्ड या डिबेंचर इतने कूपन रेट पे इशू किया, पैसे लेके आपने इतना इंटरेस्ट देना है। तो 8% बैंक लोन का मतलब क्या है कि बैंक से आपने लोन लिया है 2 मिलियन का, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है आपने, 8%। तो ये क्या है, यही कॉस्ट ऑफ लोन है, यही कॉस्ट ऑफ लोन है ना। इसमें कोई कूपन रेट वगैरह तो नहीं ना होगा। क्या कह रहा, इसमें कूपन रेट तो नहीं ना होगा, वो तो बॉन्ड या डिबेंचर में होता है ना कूपन रेट। कि आपने हर 100 वाले बॉन्ड या डिबेंचर पे इतना कूपन रेट देना है। ये 8% बैंक लोन का मतलब क्या है कि बैंक ने आपको 2 मिलियन का लोन दिया है, बैंक ने उस पर कितना चार्ज करना है, 8% चार्ज करना है। क्या कहलाती है यही 8%? ये प्री टैक्स है पोस्ट टैक्स है? प्री टैक्स है। तो क्या करेंगे हम, बैंक लोन जो है वो है हमारे पास 2 मिलियन का, और जो हमारे पास पोस्ट टैक्स केडी ऑफ लोन आएगा वो कैसे आएगा, 8% इंटू 70%, 5.6%। तो डाटा में पुट कर दो, हमारे पास इक्विटी है 110 इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12.5%, प्लस डेट है हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी 31.06, कॉस्ट ऑफ डेट है हमारे पास कितनी 6.02%, प्लस बैंक लोन है 2 मिलियन का इंटू कॉस्ट है 5.6%, डिवाइडेड बाय 110 प्लस 31.06 प्लस 2 इंटू 100। तो प्लीज़ मुझे आंसर दे दें बैक का। 11% एग्जैक्ट। क्वेश्चन 73 फिर आज नहीं हुआ। सो कल होपफुली क्वेश्चन 73 भी देख लेंगे, या मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको आंसर दे दूं तो आप कैलकुलेट कर लोगे। वैक निकालना है ना, इसका वैक का आंसर होना चाहिए, वैक का आंसर होना चाहिए 10%। क्वेश्चन 73 वैक 10% प्लीज़ निकाल लेना, मुझे ना कहना कि मैं निकाल के दूं। कल हम टेस्ट की डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे, बस बहुत हो गया। पूरे एमएफए में एक ही टॉपिक नहीं है जो पढ़ी जा रहे हो, इनफ हो गया। कोई मसले मसाइल हों तो कल क्लास स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेंगे।